नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है जहां पर मैं जीके के 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। उस पर क्लिक करके उस पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर जो है इसका PDF विद आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए भी चलेंगे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आई होप ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आनंद मठ जो पुस्तक है ये सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई थी और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी इसी पुस्तक से लिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? धोधू पंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोधू पंत था इनका दूसरा नाम। और 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से, कहाँ से दोस्तों? कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका कानपुर वाला जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल, पाल और लाल ये जो हैं प्रमुख नेता थे किस दल के? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा भैया, बाल है, पाल है और लाल है। तो बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब आपका होता है क्या? बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, ये जो हैं आपके इसके जो पूछा गया है कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे, तो याद रखिएगा ये कांग्रेस दल के गरम दल के नेता थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, कांग्रेस पार्टी के गरम दल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर इसका। पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो इसको जो है चौधरी रहमत अली, यहाँ पर पूछा गया पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो हैं किसके राजनीतिक गुरु थे? एक बात बताते चलेंगे क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो याद रखिए दोस्तों 1919 में, यानी कि 1919 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग फटाफट यहाँ पर जवाब देंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है। जवाब देखिए 7 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 7 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह जो है इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे प्रमुख या सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? सबसे समृद्ध का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसमें हो। तो भैया खाद्य प्रोटीन की बात हो रही है तो याद रखिएगा, खाद्य प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन सबने सुनी रखा है। उसके अलावा मूंगफली, तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन होता है। आप ये मान के चलिए सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, एक आधे कप में आप 15 ग्राम तक प्रोटीन जो है पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 है। जवाब देखिए 9 का यहाँ पर सभी साथी देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यूरोक्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो आपका येलो यानी कि पीला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है?
चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम हरी पत्तीदार सब्जियाँ, जो जितनी भी आप हरी पत्तीदार सब्जियाँ देखोगे उन सभी में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में वही पाया जाता है बेसिकली। इसके अलावा इसकी खोज कभी कभी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की खोज किसने की थी, तो सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था भैया? सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तनी के साथ, जिससे आप लोग गलत ना करो। हम्फ्री होता है, हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, ये डा है भाई, डेवी ने किया था 1909 में, यानी कि 1990 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। चलिए भाई फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया 11 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? मूल भाग से। ठीक है, पौधे का जो मूल भाग होता है वो बेसिकली आपकी ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हाँ ठीक है, मूल मतलब जड़ ही होता है, वही मेरे दिमाग में जड़ चल रहा था। मूल और जड़ एक ही होता है, तो जड़ों से जो होती है आपकी हल्दी जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही फेमस ये हमला हुआ था और आप सभी को इसके बारे में पता है, पूरी दुनिया जो है जानती है। चलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो भैया WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रही है। तो इस सेंटर पर जो है आतंकवादी हमला कब हुआ था? ये हमला सभी को पता है 2001 में हुआ था, बट याद रखिएगा 11 सितंबर 2001, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डेट के साथ ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक? चलिए सर, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 25 का जिक्र किया गया है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई है। और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के बेसिकली 25 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक कैसा देश है? बताइए सर, भारत धर्मनिरपेक्ष, जाति विशेष या वर्ग विशेष या धर्म सापेक्ष? तो भैया भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये जो सेकुलर शब्द है ये कब जोड़ा गया था? तो 1978 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकुलर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द। चलिए सर, अभी मैंने आपको सेकुलर के बारे में बताया, अभी यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये जो शब्द है आपके जोड़े गए थे। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो ऑप्शन नंबर बी है वही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या है? भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या है? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए गुट निरपेक्षता, भारत के विदेशी नीति का जो मूल सिद्धांत है वो गुट निरपेक्षता होता है। भैया गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी मुद्दे के संबंध में उसकी योग्यता तथा भारत के हितों पर इससे पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 का जवाब देंगे, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसको कहा जाता है यसदीकरण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है भैया? यसदीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयुक्त किया जाता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पॉलीथीन बनता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पॉलीथीन जो है बनता है किससे बनता है?
क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया पॉलीथीन दो पदार्थों से बनता है, एक आपका होता है एथिलीन और एक आपका होता है वेंजिल्डिहाइड। इसके मिश्रण से बनता है उच्च दाब पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है एथिलीन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन B2 का अन्य नाम बताइए। फटाफट जवाब देते हुए सभी साथी यहाँ पर देते हुए चलेंगे। विटामिन B2, तो याद रखिए दोस्तों विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद जी को, किसको दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 का जवाब जो है क्या हो जाएगा, 22 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है संत विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेस ये मान सकते हैं कि लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया था, बहुत सक्सेस आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज, बताइए सर इसका जो गठन है कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करते हैं, देखिए दो यहाँ पर एक काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है, बट मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। 1942 में हुआ था। भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन हुआ था और इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। ठीक है, तो ये आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है और सभी को बताते हुए चलना है यहाँ पर कौन सा जो है आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए सर, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव जीवन का जो आधार है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने से पता चले जो जीवन का आधार है ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। संविधान का जो अनुच्छेद 370 है आप सभी को बताना है किस राज्य पर लागू होता है। सभी को पता है, अब तो हट गया, 370 जो है आपका जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है और आप सभी को पता था कि इसी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बट अभी तो हट चुका है, सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देंगे, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो याद रखिए दोस्तों, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 35 तक जो है आपका स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो किसके संविधान से ली गई है। तो याद रखिए दोस्तों, आयरलैंड, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है आयरलैंड, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा कि एड्स का जो विस्तृत रूप है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एड्स के बारे में, AIDS, इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है भाई। ध्वनि मापक इकाई को डेसीबल कहते हैं। ठीक है, डेसीबल में हम लोग ध्वनि को मापते हैं। डेसीबल जो मापक होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये 0, 10 डेसीबल, 15 डेसीबल, 1 डेसीबल, 2 डेसीबल, इस तरह से आपको जो है इसका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अखिल भारत स्तर पर लिंगानुपात है। लिंगानुपात के बारे में कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है।
चलिए भाई, जवाब यहाँ पर हो जाएगा 943। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो लिंगानुपात जो है 943 है अखिल भारत स्तर पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं। दाल, भैया दाल सभी को पता है भाई, दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना। तो दाल जो होता है प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। भैया विटामिन सी सभी को पता है, अभी तो जब से कोरोना है तब से और सभी को पता ही चल गया होगा कि जो खट्टी चीज़ें होती है जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो आंवला यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो इसका CA है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ये भी आप सभी को पता है। और इसके अलावा शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है। और विटामिन सी घावों को भरने, पीप को सुस्त करने, हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विटामिन बी की कमी से क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो विटामिन बी की बात करते हैं तो इससे दोस्तों बेरी नाम का रोग होता है। अगर आप टमाटर लेते हो, अंडे की जर्दी लेते हो, हरी पत्तियों के साग खाते हो, बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो, तो यहाँ पर आपको विटामिन बी की कभी कमी होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या नाम दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के समय, भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं अपने हरे रंग वाले अंग जितने होते हैं, जैसे पत्ती हो गया, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और CO2 जो है, ऑक्सीजन और CO2 गैस जो है बाहर निकालते हैं। तो सिंपल सा आपका ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस बेसिकली निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन से पेड़ की छाल हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों दालचीनी जो है ये बेसिकली आप ये जान के चलो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है और दालचीनी लोग खाते भी हैं और इसकी छाल जो होती है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, एक मसाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। जीवाश्म, बताइए सर, जीवाश्म को अंग्रेजी में हम लोग फॉसिल कहते हैं और इसका संबंध जो होता है किससे होता है। आप सभी को होता है कि बहुत पहले जब जो चट्टानों में बहुत योगे जो दबे हुए मतलब जीव होते हैं वो बाद में ईंधन बन जाते हैं, बेसिकली वही होता है। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो ये परतदार सेल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, परतदार का मतलब होता है भूपर्पटीय सेलों में पाई जाती है। ठीक है, 37 का जवाब दीजिए सर, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का रीजन क्या होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मेन रीजन है वो आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भैया ज्वार भाटा जो है चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भाई संपत्ति का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नहीं भैया। मौलिक अधिकार पहले था जो कि अब नहीं रह गया है। कानूनी अधिकार हम लोग कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो संपत्ति का अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए सर, कितने पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है। एक आपका गरुड़ पुराण भी सुना होगा, तो याद रखिएगा 18। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 18, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। बताइए सर, गद्य रूप में भी कौन सा जो वेद है आपका रचित है। तो याद रखिए अंशतः बोला गया, यानी कि अंशतः भाग। तो 40 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, हिंदू धर्म में 4 ग्रंथ हैं और ऋग्वेद और के बाद ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है, सामवेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग के जवाब यहाँ पर आने चाहिए भैया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। ठीक है, तो अवंतिका ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पे स्थित है।
मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए सर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर, या देवी पार्वती और भगवान शिव जी को समर्पित है ये मंदिर, और ये बेसिकली आपका मदुरई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? बताइए, अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है किसका अनुवाद है? क्वेश्चन नंबर 43 है। जवाब देखिए यहाँ पर 43 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है पंचतंत्र सभी को पता है, और ये अनवर ए सुहेली बेसिकली फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया था, और इसके अनुवाद को सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 44 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, बेसिकली नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, अब नीति आयोग हो गया है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। बताइए सर, फेरा का जो प्लेस है किसने ले लिया है? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, पहले एक था फेमा जो कि सन 2000 ईस्वी में प्रभाव में आया था, और फेमा का उद्देश्य था देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना। इसको बाद में फेरा बोल दिया गया। तो यहाँ पर फेमा जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, डेविस जल संधि। ठीक है, विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो आपकी डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, ये डेविस जल संधि जो है किसको अलग करती है? तो याद रखिएगा, ये जो जल संधि है डेनमार्क को बफिन द्वीप से अलग करती है। बफिन द्वीप बेसिकली कनाडा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, रूस जो है काला सागर या कृष्ण सागर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बोत्सवाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोत्सवाना। चलिए भैया, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर स्किप कर दो, इसका जवाब दो सर 50 नंबर क्वेश्चन का, कि WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है भैया? WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार है 1989 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1989 ईस्वी में हुआ था, और इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? अब भाई अल्फ्रेड नोबेल की बात आ रही है, तो नोबेल इन्हीं के नाम से जो है नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करते हैं, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अल्फ्रेड नोबेल की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं तो इन्होंने डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो योजना आयोग, और अभी जो है बात करते हैं इसके बारे में, तो यही जो है अभी नीति आयोग बन गया है। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। 15 मार्च 1950, ये डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950। इस डेट से अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प प्रस्ताव पारित करने पर की गई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिनव भारत के संस्थापक जो है कौन थे?
फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? अभिनव भारत। यहाँ पर जवाब देखिए फटाफट आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों अभिनव भारत के बारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है की गई थी विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा किया गया था अभिनव भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत की ही बात होगी यहाँ पर। तो याद रखिए दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि भारत के जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? बहुत बार आपके पेपर में आता है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, उनका जो नाम था एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया था, हीरालाल जे कानिया था उनका नाम। तो याद रखिएगा एच.जे. कानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कितने वर्षों तक के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन था कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है, तो अनुच्छेद 21A। अब देखिए अनुच्छेद 21 यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले जो अनुच्छेद 21 था उसमें एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तब आपका ये 21A बना था। और 21A में बेसिकली यहाँ पर एक बोला गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और देखभाल जो है वो बंद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको करवा चुका हूँ। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सही बात है सर, सभी के जवाब देखिए यहाँ पर आने चाहिए। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यहाँ पर हो गया भैया सरोजनी नायडू। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ पर चाणक्य भी आया ना, तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजनी नायडू। यहाँ पर कुछ लोग लता मंगेशकर बोल रहे हैं, बट लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड बोला जाता है, बॉलीवुड की नाइटिंगेल बोला जाता है, वैसे इनका उपनाम है। लेकिन अगर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर सरोजनी नायडू जी का नाम आएगा। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को की बात हो रही है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय, बहुत ही अच्छी बात है। सब जवाब देखिए यहाँ पर सभी के आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर कुछ लोग का जवाब जिनेवा आ रहा है, भैया जिनेवा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनेस्को की बात हो रही है। UNESCO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और भैया यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, ना कि आपका जिनेवा में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो आपके अनुच्छेद 85B के तहत, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 85B के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी पूछा गया है, कहाँ का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका कुचिपुड़ी है वो कहाँ का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, जवाब देखिए 10 का यहाँ पर आना शुरू हो गया और बहुत ही अच्छी बात है सर। कुचिपुड़ी जो है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन होता है या कौन है। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। प्रसार भारतीय पूछा गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर प्रसाद भारती पूछा गया होता तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो ये इसमें तो कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर प्रसार भारती समझ नहीं आ रहा मुझे। प्रसाद भारती एक होता है वो तो मुझे समझ में आता है। ठीक है, प्रसाद भारती तो मुझे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रसार भारतीय। चलो इसको स्किप कर दो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा का पूछा गया है यहाँ पर, जो आपका संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 108, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 108 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है भाई, जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछा गया है, किस भाषा में लिखी गई है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 13 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दोस्तों आपकी दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है भैया, दयानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो भाषा है कौन सी है, तो भैया इसकी भाषा हिंदी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि 2020 विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। अब देखो 2020 विश्व कप ये बेसिकली उस टाइम का करंट अफेयर है, पुराना क्वेश्चन है, तो अभी इसको स्किप कर देंगे क्योंकि भैया जब पूछा गया होगा तो महेंद्र सिंह धोनी भी हो सकते थे, लेकिन अभी करंट की बात करते हैं तो 2020 विश्व कप में जो भी होंगे वो आपके विराट कोहली होंगे, कि विराट कोहली को जो नया कैप्टन है बनाया गया, तो इसको अभी स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है दोस्तों, आपका सतलज नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 55वें फिल्म समारोह में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, वैसे इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय का क्वेश्चन था, 55वां पूछा गया है, तो उस समय कांचीवरम था, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसी से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तो याद रखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, खेल प्रदर्शन में नहीं दोस्तों, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। क्योंकि द्रोणाचार्य कौन था भाई, गुरु थे ना, तो गुरु जो है प्रशिक्षण देते हैं, तो खेल प्रशिक्षण यहाँ पर याद रखिएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए सर। सीमांत गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए भैया, सीमांत गांधी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही बात है सर, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था। पहला जो पंचवर्षीय योजना है कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1951, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो 1951। और यहाँ पर चारों ऑप्शन 1 अप्रैल ही दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 1 अप्रैल 1951, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है भाई। www.google.com, facebook.com, youtube.com, आप सभी ने देखा होगा। तो ये जो स्टार्टिंग का www होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, www का जो पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ईसीजी का प्रयोग जो है किसी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया है। क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। ईसीजी का प्रयोग जो है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ईसीजी की अगर हम बात करते हैं तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है और ये हृदय की गति को जो है दर्ज करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका कौन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 22 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है सर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारतीय नागरिक के कुल कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिक के बारे में, तो भारतीय नागरिक के टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। चलिए सर, वैसे जब भारतीय संविधान में पहले तो 11 मूल कर्तव्य थे, एक 42वां संशोधन हुआ था, उसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। बताइए सर, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। भारतीय नागरिक के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, टोटल आपके 11 हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना है किसने की थी, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना है वो जो आपके गुरु थे अर्जुन देव नानक और गोविंद और तेग बहादुर में, यहाँ पर जो गुरु सिख थे अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे, तो इन्होंने किया था स्वर्ण मंदिर की स्थापना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो ये 25 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, 25 की बात करते हैं तो 25 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा विटामिन के। ठीक है। विटामिन के की कमी से जो खून का बहना है वो नहीं रुकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है, चेचक, प्लेग, पोलियो, खसरा। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर बताना है कौन सा रोग जो आपका विषाणु से नहीं होता है। चेचक विषाणु से होने वाला रोग है। पोलियो की बात करते हैं, ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। खसरा भी आपका विषाणु से होता है। लेकिन बचा कि आपका प्लेग जो आपका विषाणु से नहीं होता है, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए भैया 27 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 27 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली जो पहली भारतीय महिला थी उनका नाम था रीना कौशल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 28 है। जवाब देखिए 28 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो द वाइट टाइगर की बात करते हैं दोस्तों, इसके जो लेखक है वो अरविंद अडिगा है। कौन है दोस्तों, अरविंद अडिगा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अरविंद अडिगा का यहाँ पर नाम आया तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार जो इनको मिल चुका है, कब मिला था, 2008 ईस्वी में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 29 है और 29 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको वही बताया था 6 से 14,
ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको बेसिकली अधिकार प्राप्त है शिक्षा ग्रहण करने का। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर 30 का जवाब जो है आप सभी को क्या करना है भैया, कमेंट करके देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आप सभी को इसका जवाब देना है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी को जवाब पता होगा सर। भानु थैया, दिलीप कुमार, मनोज कुमार या राजकुमार, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं कौन थे, आप सभी को कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, तो आज का रहा ये वीडियो, कैसा लगा आज का क्लास, आज की टेस्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।